वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुडविल पहले एक टॉपिक था, उसके बाद इसको एक चैप्टर में कन्वर्ट किया गया। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि गुडविल की नीड क्यों है। आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, उसमें हर जगह आपको गुडविल का यूज मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने गुडविल को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो सीखा। गुडविल कितने टाइप्स की है ये देखा। ये सब आपने थ्योरी से रिलेटेड इसका ओवरव्यू आपको अब तक मिल चुका है। आज मैं स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। वो होगा आपका मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो गारंटीड है कि इसी टॉपिक में से आने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। जब एक फर्म स्टूडेंट्स दूसरी फर्म को खरीदने का डिसीजन लेती है तो उसके बाद वो पेमेंट करती है अलग से किस चीज की, गुडविल की। तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए कुछ मेथड्स आपके सिलेबस में बताए गए। मेनली स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। कौन से चलिए जी सीखते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स मेथड रहेगा उसको कहते हैं हम क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर बच्चे इस मेथड में रट्टा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं विद कंसेप्ट आपको ये समझाने जा रहा हूँ, ताकि रट्टे की जरूरत ना पड़े आपको, रट्टाफिकेशन वाले स्टूडेंट्स ना बने। सेकंड जो मेथड होगा उसका नाम है स्टूडेंट्स आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपका सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल इजी है, ना आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर जो स्टूडेंट्स आपका थर्ड मेथड रहेगा गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, उसका नाम है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके भी कुछ टाइप्स हैं आगे, क्या क्या अभी हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, चलिए जी, मतलब सबसे आसान अब तक कौन सा मेथड है इनमें से, सुपर प्रॉफिट वाला। बाकी तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। अब स्टूडेंट्स ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये फर्दर आपके 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन से। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स इसका मेथड रहेगा वो होगा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और जो स्टूडेंट्स सेकंड जो टाइप रहने वाली है उसका नाम होगा आपका वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें काफी वेट्स दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। कैसे करना है चलिए सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट के कोई मेथड नहीं है, ये बस अपने आप में ही एक पूरा आपका एक मेथड है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड के फर्दर आपको 2 मेथड्स, इसके 2 पार्ट्स और हैं जो आपको पढ़ने हैं हमारे यहाँ पे। देखो याद करने का सिंपल तरीका कैपिटलाइजेशन मेथड की, यहाँ क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला मेथड। तो इसका जो स्टूडेंट्स पहला मेथड होगा कैपिटलाइजेशन का, उसको आप लिखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखा कितना आसान है, याद करना बिल्कुल इजी रहेगा। और फिर जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बार बार तो परमानेंट आपके माइंड में ये रिटेन कर जाएंगे। और सेकंड स्टूडेंट्स रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अब तक आप सीक्वेंस से समझ गए होंगे, यानी ये मेथड्स को आपको सीक्वेंस से पढ़ना है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे, उसके 2 टाइप्स देखेंगे, कैसे हम उनके बेसिस पे गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, जहां पे आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को पढ़ना है। तो चलिए फटाफट आप स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है चलिए इसे पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं अब हमारे सबसे पहले मेथड, जिसका नाम है स्टूडेंट्स क्या, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड।
बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 3 मेथड्स में से स्टूडेंट्स मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ क्वेश्चन आपका ज्यादातर हर बार इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में से ही पूछा जाता है। जितना सिंपल ये आपको देखने में लग रहा है उतना ही स्टूडेंट्स ये टेक्निकल भी है। ज्यादातर बच्चे इसमें रट्टाफिकेशन को ज्यादा इस पे फोकस करते हैं, कंसेप्ट को नहीं समझते। आप कंसेप्ट को समझिए, रट्टा मत मारना। मैं एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ, क्या सीखिए स्टूडेंट्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से आपको अगर गुडविल को कैलकुलेट करना है तो गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला देखिए, आपको सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। किसी भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, फिर उस एवरेज प्रॉफिट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर, याद रखना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बस आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। और एवरेज प्रॉफिट को स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है जी आपका टोटल प्रॉफिट्स टोटल प्रॉफिट को स्टूडेंट जब आप किससे डिवाइड कर देंगे, आपके नंबर ऑफ ईयर्स, बस तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स कि ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है ये बताइए जरा। चलिए ध्यान से इसका मीनिंग लिखवाने वाला हूं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसका जो मीनिंग आप लिखिए स्टूडेंट्स कि जो खरीदने वाली फर्म है, बायर फर्म, मैं कहता हूं बायर फर्म, ये एक्सपेक्ट करती है टू अर्न सिमिलर एवरेज प्रॉफिट, सिमिलर एवरेज प्रॉफिट that the seller firm earn up to the expected number of years। देखिए क्या इसका मीनिंग है, क्या है ये सब कुछ अभी डिटेल में समझाऊंगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या मैं बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपकी एक कंपनी है जो है आपकी टाटा लिमिटेड, ये है जी आपकी टाटा। टाटा ने डिसाइड किया कि वो एक कंपनी को खरीदेगी जिसका क्या नाम रखे हम, ये कंपनी का नाम है जी एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को, अच्छी बात है। टाटा गए एक्स के पास, उन्होंने कहा जी एक्स जी हम आपकी कंपनी खरीदना चाहते हैं। एक्स ने कहा बिल्कुल हम तो रेडी है बेचने के लिए। तो एक्स कहता है आप मुझे एक बात बताइए टाटा जी, आप मुझे गुडविल के कितने पैसे देंगे, है ना। मेरी गुडविल, मैंने जो ब्रांड वैल्यू बना रखी है, एक्स लिमिटेड का काफी नाम हो गया है, काफी इसके कस्टमर्स हैं, दूर दूर तक लोग इसको जानते हैं। टाटा काफी प्रभावित हुआ, टाटा को लगा कि अरे मुझे ये खरीद लेनी चाहिए, कल को मेरी कॉम्पिटिटर ना बन जाए, उससे पहले मैं इसको खरीद ही लेता हूँ। तो एक्स ने कहा कि जी मेरी गुडविल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाटा ने कहा जी मैं जो मेथड एडॉप्ट करूंगा आपकी गुडविल की वैल्यू का पता लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसका नाम होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट की मदद से मैं आपका गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और उसकी पेमेंट आपको कर दूंगा। एक्स कहता है ठीक है। तो अब टाटा पूछते हैं एक्स से कि एक्स जी आप बताइए कि आपके पिछले सालों में कितने प्रॉफिट रहे। तो एक्स कहता है, देखिए एक्स कहता है जी पिछले 2020 में मेरा जो प्रॉफिट रहा है वो था कितना, ये कहता है जी 15,000 रुपए। उसके बाद जब 2021 आया तब मेरा प्रॉफिट बढ़ के हो गया 20,000 रुपीज। उसके बाद 2022 आया तो मेरा प्रॉफिट हो गया जी 25,000 रुपीज। और अब स्टूडेंट्स ये साल खत्म हुआ ही था, 1 तारीख आई थी, टाटा जी पहुंच गए एक्स को खरीदने के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे आपको ये क्या है, आपको प्रॉफिट्स दिए गए हैं, आपको प्रॉफिट दे दिए गए किसके, एक्स के। तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अब आप निकालेंगे जी एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, इन तीनों ही प्रॉफिट का टोटल कीजिए। टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा
60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। और इस 60,000 को स्टूडेंट्स आपको क्या डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल का ये प्रॉफिट है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसको स्टूडेंट्स जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। ये क्या आया स्टूडेंट्स, आपका एवरेज प्रॉफिट। तो अब स्टूडेंट्स टाटा कहता है, देखो टाटा जी यहाँ पे, ये हमारे टाटा जी है, रतन टाटा जी, ये यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यार अगर एक्स, ये जो कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये लगभग मान लो कि 20,000 रुपए पर एनम, यानी हर साल ये 20,000 रुपए कमा रही है, तो अगर मैं ये कंपनी खरीद लेता हूं तो मैं भी 20,000 रुपए का प्रॉफिट कितने सालों तक कमाऊंगा, मुझे कितने सालों तक यही एवरेज प्रॉफिट होता रहेगा। ये टाटा जी सोचते हैं और इनको लगता है कि मुझे ये प्रॉफिट आने वाले 4 साल तक, आने वाले कितने ईयर्स तक, ये हुआ 1 ईयर, ये हुआ 2 ईयर, ये हुआ 3 ईयर और ये रहा 4 ईयर, यानी 4 साल तक यही प्रॉफिट, यही सेम प्रॉफिट मैं भी कमाऊंगा। पहले साल में भी, आने वाला साल कौन सा है, 2023, फिर 2024, 2025 और 2026। मुझे भी क्या होगा, 2023 में कितना प्रॉफिट होगा, मुझे भी 20,000 रुपए होगा। तो वो क्या करेंगे, ये 20,000 को एज्यूम करते कि 20,000 रुपए इस साल में कमाऊंगा एवरेज, 24 में भी 20,000 रुपए होगा मुझे प्रॉफिट, 25 में भी मुझे 20,000 रुपए प्रॉफिट होगा और 26 में भी मुझे 20,000 रुपए ही प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इन्होंने एक्स को खरीदा है तो एक्स के कस्टमर अभी भी लॉयल तो एक्स लिमिटेड की तरफ ही है ना, इसका ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि कस्टमर इसके पास खींचे आते हैं। तो आने वाले 4 साल तक वही कस्टमर बार बार आएंगे और बार बार आएंगे तो लगभग ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए इनको भी प्रॉफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने आपको लिखा है, ये आपका जो फॉर्मूले का ये जो सेकंड पोर्शन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसका मीनिंग मैंने क्या कहा है कि बायर फर्म कौन है, टाटा। टाटा ये अनुमान लगा रहे हैं कि उन्हें भी उतना ही एवरेज प्रॉफिट होगा जितना कि किसको हो रहा है, जो सेलर फर्म है। सेलर फर्म कौन, एक्स को एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000 रुपए। तो उनको भी लगता है कि उनको भी 20,000 रुपए का ही एवरेज प्रॉफिट होगा और वो इसको कमाएंगे आने वाले एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी जितने साल तक स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, खरीदने के बाद आने वाले इतने सालों तक उन्हें भी इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो अब कितने सालों के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने सोचा, ये है जी उनके साल कितने, 1 2 3 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, अब आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बस अब आपको क्या करना है, ये एवरेज प्रॉफिट 20,000 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब जो आपकी गुडविल की वैल्यू आएगी, तो ये गुडविल के लिए कितनी पेमेंट करेंगे, वो 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए की पेमेंट किसको की जाएगी, एक्स लिमिटेड को, किसके लिए, एज ए गुडविल की। तो गुडविल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की, 80,000। देखो 20,000 रुपए पहले साल, 20 दूसरा, 20 तीसरा, 20 फोर्थ ईयर, तो टोटल मिलाएंगे तो कितना हुआ, 80,000 रुपए। बस यही है स्टूडेंट्स आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पे हम जो फर्म जिसको खरीदा गया है, यानी जो बिकाऊ फर्म थी, है ना, सॉरी सोल्ड आउट जो फर्म है एक्स लिमिटेड, उसका आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर जो फर्म खरीदने वाली है यानी बायर फर्म है, वो ये सोचेगी कि यही एवरेज प्रॉफिट मैं कितने साल तक कमाऊं, वो जितने साल तक का सोच रही है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बस जो एवरेज प्रॉफिट किसका है, एक्स लिमिटेड का, उसको मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जितना सोचा है किसने, टाटा लिमिटेड ने, उससे मल्टीप्लाई कर दो उतने सालों तक, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और आपका आ जाएगा गुडविल, और वही गुडविल की स्टूडेंट्स आपको पेमेंट करनी है किसको, एक्स लिमिटेड को। बस इतना आसान था स्टूडेंट्स आपका ये मेथड। तो क्या ये इतना इजी मेथड है, नहीं, इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा स्टूडेंट्स वर्ड देखिए क्या, यहां आपको इस एवरेज प्रॉफिट का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं, ध्यान से देखना, इस एवरेज प्रॉफिट को हम कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये क्या है स्टूडेंट्स, इस एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम है, यानी आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहे या एवरेज प्रॉफिट कहे एक ही बात है। लेकिन ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, बड़े बड़े बच्चों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, कानों से खून निकलता है, शरीर में से धुआं निकलने लग जाता है
जब भी वो इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। क्यों, क्या इसका रीजन है, अभी आपको डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आखिर है क्या, किस बला का ये नाम। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए आप समझते हैं आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्टूडेंट्स आपका ये जो फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सारा का सारा खेल इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है कि ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस आपको आज यही समझना है। तो देखो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। कौन सी कंपनी थी, टाटा लिमिटेड। ये आई जी हमारी टाटा। टाटा ने पूछा किससे, कंपनी का नाम रख देते हैं टाटा, ये लीजिए। टाटा खरीदने गई किसको, कंपनी का नाम है जी आपकी एक्स लिमिटेड। ये रही जी हमारी कंपनी जिसका नाम था एक्स लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स जब इससे पूछा गया कि आपके एवरेज प्रॉफिट बताइए, तो इस कंपनी ने कहा कि 2020, 2021 और 2022 इस साल मेरे जो प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट कितना था, यहाँ 15,000 रुपये। 2021 में कितना था, 20,000 रुपये। और 2022 में कितना, 25,000 रुपये। टाटा को थोड़ा शक हुआ इसके ऊपर, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और सेम रेट में बढ़ रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये जो प्रॉफिट बताया गया इसके ऊपर हुआ इनको शक कि ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो जब जांच की गई तो पता चला ये जो हमारा एक्स लिमिटेड में जो हमारा व्यक्ति है ना, एक्स ओनर स्टूडेंट्स गया एक बार कहाँ पे, ट्रिप पे। ये गया स्टूडेंट्स कहीं पे घूमने के लिए फॉरेन में। मान लीजिए कि ये गया है स्विट्जरलैंड। सन 2020 में एक्स गया स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के अंदर स्टूडेंट्स ये घूमते घूमते वहाँ पे कोई एक टूरिस्ट स्पॉट था, वहाँ गया हुआ था। वहाँ पे अचानक स्टूडेंट्स इसका हो गया एक्सीडेंट हो गया। तो इसने की लड़ाई की। इसने कहा कि देख मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, तूने एक फॉरेन व्यक्ति के ऊपर, मैं इंडिया से आया, मैं इतना बड़ा फर्म का मालिक हूँ, मैं बहुत बड़ा टाइकून हूँ, एक्स लिमिटेड नाम की मेरी फर्म है, तूने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, ये और इसकी होगी उसके साथ लड़ाई। वो बेचारा दूसरा शरीफ सा व्यक्ति था, उसने क्या कहा जी चलो जी थोड़ा सा ना सेटलमेंट कर लेते हैं। और एक्स लिमिटेड ने क्या कहा कि देख कोई सेटलमेंट की बात नहीं, जितने तेरे पास पैसे हैं सारे मुझे दे दिए। एक्स लिमिटेड गया, उसकी गाड़ी खोली और गाड़ी के अंदर से एक्स लिमिटेड ने 3,000 रुपये निकाल लिए। और एक्स लिमिटेड वो निकाल के और कहाँ आ गया, वापस इंडिया में। और एक्स लिमिटेड ने इंडिया में आके पता क्या कहा, अरे मुझे तो प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और उसने स्टूडेंट्स ये जो प्रॉफिट, ये जो वो स्विट्जरलैंड में एक्सीडेंट हुआ जिसने धक्के से इसने क्या किया, एक तरह से चोरी की, ये चुरा के ही लाया उस व्यक्ति से, चोरी का ये तो डाका था, इसने तो डकैती की है, गुंडागर्दी की। और उसने क्या किया स्टूडेंट्स, वो जो पैसे वो कहां से लाया, एज ए डाका, मैं कहता हूं डाका मारा, डकैती। चलिए ये एक डकैत है एक्स, हम मान के चलते हैं। और इसने कितने रुपए स्टूडेंट्स लेके आया, 3,000 रुपए। और ये 3,000 रुपए भी स्टूडेंट्स क्या है, आपके इस 2020 के प्रॉफिट में इंक्लूड है। ये 3,000 रुपए ऐड करने के ही बाद क्या आया है, 15,000 रुपए का प्रॉफिट आया। तो अब एक बात बताइए, क्या टाटा जी, ये जो रतन टाटा है, क्या ये भी ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट्स फ्यूचर में? क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट किया था, उसको कैलकुलेट करते वक्त मतलब ये जो डकैती की है, ये जो चोरी की है, ये 3,000 रुपए तो उस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हैं 2020 के। जब टाटा जी अपनी इस कंपनी को खरीदेंगे तो क्या वो भी स्टूडेंट्स ऐसे ही चोरी करेंगे, ऐसे ही डकैती करेंगे, किसी की गाड़ी, किसी की पॉकेट में से पैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो इस प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट सच्चा नहीं है, इसमें 3,000 रुपए ये चोरी का, डकैती का पैसा है, वो इन 15,000 में से 3,000 रुपए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहां स्टूडेंट्स 2020 में इनके लिए स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 12,000 रुपए। ये क्या कहेंगे, ये तो 12,000 रुपए एक्चुअल प्रॉफिट है। ये 3,000 रुपए तो आपको क्या हुआ, एक तरह से एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है।
ये तो आपने चोरी की यार। अब कोई चोरी करके पैसे लिया है, वो कहता मुझे प्रॉफिट हुआ। कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद पैसे उसके घर से उठा लाया, कहता मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, उसी पैसे को जोड़ देगा। किसी ने ड्रग्स बेची, ड्रग्स बेच के पैसा आ रहा है, उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट दिखा रहा है। बिजनेस किस चीज का इनका? दोनों का स्टील बेचने का। ये दोनों ही क्या बेचते हैं? स्टील। तो स्टूडेंट स्टील बेच के जितना प्रॉफिट हुआ ना, वही प्रॉफिट आपको क्या करना है? इंक्लूड करना है। यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो भी प्रॉफिट होता है बस उसी को आपको इंक्लूड करना है। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपने जो डकैती की है इसको मैं कहता हूं एबनॉर्मल गेन। ये आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, डकैती हुई है। एबनॉर्मल गेन की वजह से ड्रग्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा आप अनविनफुल आपको पैसा आ जाता है। आपने आपकी लॉटरी लगी, लॉटरी से आपने पैसा जीत लिया। आपने सट्टा खेला, सट्टा खेल के आप जीत गए और उससे जो पैसा आया अब आप कहते हैं अरे मेरा तो प्रॉफिट हो गया, मेरा तो प्रॉफिट हो गया, और आप अपना प्रॉफिट में उस अमाउंट को जोड़ दे। तो स्टूडेंट्स ये पैसा आपको नहीं इंक्लूड करना, इसको हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं। कभी भी ये पैसा नहीं जुड़ेगा। तो टाटा क्या करेंगे? इस 3000 रुपए को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना पैसा बचेगा स्टूडेंट्स? आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 12000 रुपए। पॉइंट नंबर 1, 15000 से घट के प्रॉफिट कितना हो गया? 12000 रुपए। चलिए आ जाइए 2021 के अंदर, अगले साल। यहां स्टूडेंट्स अब की बार इनके बिजनेस में लग गई आग। 2021 में आग लग गई। आग लगने की वजह से स्टूडेंट्स इनका काफी नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, सारा का सारा इनके गुड्स जल गए। तो इन्होंने क्या किया? उस एक्सपेंस को, अब आग लगना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका एबनॉर्मल लॉस। 2021 के अंदर एबनॉर्मल लॉस हुआ है। किस वजह से हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हुआ है यहाँ पे? लॉस बाय फायर, आग लगी। और इन्होंने मान लीजिए कितने रुपए का नुकसान हुआ आग लगने की वजह से? इनका हुआ 6000 रुपए का। तो स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया? 6000 रुपए अपने प्रॉफिट में से लेस करने के बाद, आग लगने की वजह से इनको लॉस कितना हुआ? 6000 रुपए। 6000 रुपए अपना खर्चा घटाने के बाद इनका प्रॉफिट कितना बचा? 20000 रुपए। 2020 में कितना आया था? 15। 2021 में कितना हुआ? 20000। लेकिन इस 20000 रुपए का जो प्रॉफिट अब की बार इनका आया है, ये जो प्रॉफिट इनके पास आया है, इसमें स्टूडेंट्स 6000 रुपए एक्सपेंसेस घटाने के बाद आया है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब टाटा जी इस कंपनी को खरीद लेंगे, क्या स्टूडेंट्स उनको भी आग लगेगी? उनके बिजनेस में भी आग लगेगी अगले साल? क्या वो भी अपने बिजनेस में ऐसा खर्चा घटाएंगे? वो भी ऐसा मान के चलते हैं कि यार मैं जैसे ही बिजनेस खरीदूंगा मुझे भी आग, मेरे बिजनेस में भी आग लगनी चाहिए, लॉस बाय थेफ्ट होना चाहिए या लॉस बाय फायर होना चाहिए, चोरी हो जाना चाहिए, गोडाउन लूट जाना चाहिए, आग लग जाना चाहिए, भूकंप आ जाना चाहिए, सारा के सारी बिल्डिंग गिर जानी चाहिए, सारी मशीनें टूट जानी चाहिए? क्या ऐसा मान के चलते हैं? नहीं। मैंने आपको बताया कि वही प्रॉफिट लिया जाएगा जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल सिचुएशन में डे टू डे जो कमाया जाता है उसी की बेसिस पे प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन ये तो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना। एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना आया? 20000 रुपए। तो यहां हमारे टाटा जी इस 20000 में ये जो 6000 रुपए इसको ऐड कर देंगे, इनके हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स? 26000। एक्चुअल में रियल प्रॉफिट कितना था? 26000। और ये जो मिलावटी प्रॉफिट है, ये जो झूठा प्रॉफिट है, इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना है? 20000 रुपए, जो कि एक्स ने अपनी बुक्स में शो किया है। उसके बाद चलिए ये बात होगी। अब स्टूडेंट्स आ गया अगला साल 2022 में। इन्होंने क्या किया था? ये जो गुड्स इनके जल गए ना, 6000 रुपए के गुड्स जल गए, इन्होंने इसका बीमा करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। और 2022 के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने, देखिए इंश्योरेंस कंपनी इनके पास आई, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपका 6000 रुपए का आपके गुड्स जल गए, आपको लॉस हुआ, और हम आपने इन गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, और इसके बदले हम आपको XG कितने पैसे देंगे? वो कहते हैं 5000 रुपए। कितने रुपए स्टूडेंट्स इंश्योरेंस के मिलते हैं इनको? 5000 रुपए। अब स्टूडेंट्स जब ये 5000 रुपए इनके पास आए, एक्स के पास आए, तो इन्होंने इस 5000 रुपीज को ऐड करने के बाद प्रॉफिट कितना आया? 25000 रुपए। इन्होंने क्या किया? ये 5000 रुपए ऑलरेडी 25000 में ऐड है, ये 6000 रुपए ऑलरेडी माइनस है। ये जो स्टूडेंट्स इन्होंने डकैती करके ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, ये ऑलरेडी ऐड था। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे टाटा जी क्या करेंगे? अब ये तो मान के चलते हैं कि अब नॉर्मल वाली सिचुएशन तो होनी नहीं, नॉर्मल चलेगा बिजनेस, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है स्टूडेंट्स प्रॉफिट नॉर्मल बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, अब नॉर्मल को हम इंक्लूड नहीं करते। तो अब ये क्या करेंगे? सिचुएशन को फिर से
करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जो स्टूडेंट्स ये जो इम्प्लीकेशन हुई है यहाँ पे अब इसको सुधारा जाएगा। ये मान के चलते हैं कि जब गुड्स जलेंगे ही नहीं तो बीमा मिलना ही नहीं, बीमा मिलना ही नहीं तो बीमे के पैसे ऐड होने ही नहीं, ऐड होने ही नहीं तो प्रॉफिट कितना आना है? 20,000 रुपये। तो इनके अनुसार स्टूडेंट्स 2022 के अंदर टाटा के अनुसार एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 20,000 रुपये होना चाहिए था। देखिए कितना फ्रॉड हुआ। यहाँ प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपये। टाटा जी ने जब पता लगाया तो प्रॉफिट कितना मिला एक्चुअल में? 12,000 रुपये। यहाँ एक्स ने 2021 में प्रॉफिट दिखाया 20,000 रुपये। जब टाटा ने पता किया, सब कुछ जांच करवाई तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना था? 26,000 रुपये। यहाँ 2022 में एक्स ने प्रॉफिट दिखाया 25,000 रुपये। जब टाटा ने जांच करवाई इनकी तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना निकला? 20,000 रुपये। और स्टूडेंट्स यहाँ अगर देखें, एक्स ने अपना एवरेज प्रॉफिट कितना बताया था? एक्स का जो एवरेज प्रॉफिट था वो आया था जी यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट कहूँ या मैं आपको कहूँ यहाँ टोटल प्रॉफिट? तो यहाँ टोटल प्रॉफिट स्टूडेंट्स इनका आया तीनों सालों का, ये हुआ आपका 60,000 रुपये। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया तो ये आया जी आपका 20 और 20 40 46 58,000 रुपीज, 58,000 रुपये। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये था फर्क। ये क्या है? आपका इनकरेक्ट प्रॉफिट, झूठा प्रॉफिट, और ये है सच्चा प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो कि फ्यूचर के अंदर मिस्टर टाटा मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए मैं इसमें एक थोड़ी सी और सिचुएशन करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको हटा देता हूँ, कुछ और चीज़ें इसमें जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये तो हुई जो इन्होंने डकैती की, चोरी की, आग लगी, मतलब जो एक्सपेंस नहीं दिखाने चाहिए थे वो दिखा दिए, जो इनकम नहीं दिखानी चाहिए थी वो इंक्लूड कर दी, ये सारी चीज़ें तो हुई। अब फ्यूचर के हिसाब से सोचिए कि जब मिस्टर टाटा ने ये बिजनेस खरीदा है और फ्यूचर में वो ये सोच के चलते हैं कि मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इतना गरीब है कि इनके पास एक बिल्डिंग नहीं थी, कोई भी बिल्डिंग नहीं। तो ये क्या कर रहे थे? 2020 में स्टूडेंट्स इन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली और उस बिल्डिंग के ऊपर कितना किराया दिया इन्होंने? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या दिया स्टूडेंट्स? इन्होंने बिल्डिंग का रेंट, किराया दिया। लेकिन जो मिस्टर टाटा है इनके पास तो अपनी बिल्डिंग है, इनके पास तो अपनी बिल्डिंग है। अब स्टूडेंट्स इन्होंने जब 2,000 रुपये बिल्डिंग के ऊपर रेंट दिया है तो ये रेंट देने के बाद इनका जो प्रॉफिट कितना बचेगा? इनका प्रॉफिट स्टूडेंट्स अगर ये रेंट देते हैं तो इनका प्रॉफिट ये घट जाएगा। ये कहते हैं मेरा प्रॉफिट तो हुआ 13,000 रुपये। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रेंट देने के बाद, लेकिन टाटा के पास तो अपनी बिल्डिंग है, तो टाटा तो रेंट देने से रहा फ्यूचर के अंदर। तो टाटा कहता है जी ये 2,000 रुपये को मैं क्या कर दूंगा? ऐड अपने बिजनेस में नहीं देना तो इसको मैं ऐड कर दूंगा, और ये कितना हो गया बिजनेस? 14,000 रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कि यहाँ 2021 के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक एम्प्लॉई को सैलरी देते थे। एक एम्प्लॉई था स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर था। ये क्या कर रहे थे? उस एम्प्लॉई को सैलरी दे रहे थे। कितने रुपए? वो कहते हैं जी मान लीजिए उसकी सैलरी थी 4,000 रुपये। लेकिन ये मिस्टर टाटा कहते हैं कि जी मैं तो बहुत अच्छा फाइनेंस में, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं तो बाहर से पढ़ा हूँ, मुझे फाइनेंस मैनेजर रखने की जरूरत नहीं, मैं तो अपना काम खुद करूँगा। अगर ये स्टूडेंट्स अपना काम खुद करेंगे तो क्या ये 6,000 रुपये की पेमेंट करेंगे? 6,000 की पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे? 6,000 रुपये को ऐड कर देंगे, अपनी इनकम में इसको ऐड कर देंगे। ये नहीं करेंगे स्टूडेंट्स उसकी पेमेंट, तो इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पेमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट आया ना उसके एम्प्लॉय को, यहाँ स्टूडेंट्स पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं। तो ये स्टूडेंट सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूचर में आपको सोचना है किसके बेसिस पे? मिस्टर टाटा की बेसिस पे। यानी ये कौन है? बायर, खरीदने वाले। आपको ये सोचना है कि क्या ये सेम प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे जो कि एक्स कर रहा था। तो कौन सी सिचुएशन है जो एक्स ने की और वो कौन सी सिचुएशन है जो मिस्टर टाटा या बायर वो नहीं करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे एम्प्लॉयज रखेगा, यहाँ पे इनको एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद कर रहे हैं। ये यहाँ पे बिल्डिंग को रेंट पे लेगा, यहाँ इनको बिल्डिंग को रेंट पे लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्टूडेंट्स इनके पास अपनी बिल्डिंग है। यहाँ इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखा हुआ है, यहाँ स्टूडेंट्स इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखने की जरूरत ही नहीं है ना। इन्होंने इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो स्टूडेंट्स ये सारी सिचुएशन को भी आपको ध्यान रखना है जब आप क्या करेंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। ये हुआ कंसेप्ट।
यहाँ कंसेप्ट के वाइज मैंने आपको बताया क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है। अब बात आती है रट्टा वाले बच्चे, जो कि सिर्फ रट्टा मारने से मतलब है, उनको नहीं मतलब मैंने क्या समझाया, क्या ऐड करना, क्या लेस करना। वो लास्ट डे पॉकेट के अंदर अपनी पर्ची बना के, फर्रा बना के ले जाएंगे, लिख के ले जाएंगे। वो आइटम क्वेश्चन में दिख गया ऐड कर देंगे, नहीं दिखा लेस कर देंगे। अगर पर्ची नहीं बनी, फर्रा नहीं बनता, रट्टा मार के चले जाएंगे, बस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मार्क्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको करना होगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहां पे मान लीजिए कि आपको जो भी प्रॉफिट दिया गया है, मैं कहता हूं गिवन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपको दिया गया है, और ये प्रॉफिट मान लीजिए ये है वो प्रॉफिट, और ये कैसा प्रॉफिट है आपका, झूठा प्रॉफिट है। ये झूठ मूठ का बनाया हुआ है, इसके अंदर काफ़ी झोल है, काफ़ी चीज़ें, गलत चीज़ें ऐड या लेस की गई है। जैसे मिस्टर एक्स ने की है, डकैती की है, देखो एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे इस सिचुएशन में। तो जो जो चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। क्या क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको ऐड करना है जी एबनॉर्मल लॉस। क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? एबनॉर्मल लॉस। देखिए मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, लॉस हुआ, इनको आग लगी। आग लगने की वजह से स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया था, अपने प्रॉफिट में से इतने रुपए लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो शो कर दिया मिस्टर टाटा को। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करना। अरे एबनॉर्मल लॉस तो मिस्टर टाटा के थोड़ी होएगा। मिस्टर टाटा ये जरूर थोड़ी मान के चलेंगे कि उनके गोडाउन में चोरी होगी, थेफ्ट होगी। तो वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में इसको क्या कर देंगे, करेक्ट करने के लिए, सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे। सेकेंड चीज स्टूडेंट्स, ये नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स आपको लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या, कोई भी आपने फिक्स्ड एसेट बेच दिया, तो स्टूडेंट्स उसको भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। थर्ड पॉइंट, कोई भी स्टूडेंट्स नॉन रेकरिंग आपके एक्सपेंसेस हैं, ध्यान से सुनना, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि स्टूडेंट्स फ्यूचर में नहीं होने वाले, ये वो एक्सपेंसेस है जो कि आपके फ्यूचर में नहीं होंगे, तो उनको आपको क्या करना है, यहां ऐड कर देना है। फोर्थ पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, इसको भी स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको ऐड करना है। फिफ्थ जो पॉइंट आप ऐड करेंगे वो होगा आपका अंडर, समझ गए होंगे, अंडर वैल्यूड क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक आपका अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको अंडर वैल्यूड कर रखा है, तो उसको भी आपको ऐड करना होगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट स्टूडेंट्स आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये क्या कहते हैं, सैलरी दे रहे थे, उनको सैलरी देने की जरूरत नहीं है ना, या फिर वो सैलरी देंगे, इनको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई पैसा बचता है, सेविंग्स होती है, तो उसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। फिर जो स्टूडेंट सेवंथ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा आपका, अगर आपको फ्यूचर से ऐसा लग रहा है कि कोई आपको इनकम हो सकती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम, ये आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। फिर अगर स्टूडेंट्स आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ध्यान से देखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है तो आप इसको ऐड करेंगे। फिर स्टूडेंट्स नाइन्थ पॉइंट, इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका, वो आपको अभी बताऊंगा, डेप्रिसिएशन। बस ये सारे आइटम आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब लेस वाले देखेंगे, माइनस लेस जो आइटम आपको करने हैं। सबसे पहला आइटम स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अरे दो डेप्रिसिएशन, अरे बताऊंगा कौन सा। इसके बाद बस अपोजिट चलते जाइए, जो पॉइंट नंबर 8 है यहाँ सेकंड हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई था, उसको गलती से आपने क्या ट्रीट कर दिया, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे।
उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपने फ्यूचर में होने वाले आपके कोई भी एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जैसे कि मान लीजिए आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है तो उसको भी आपको क्या करना है, लेस करना है। फिर स्टूडेंट्स फोर्थ, आपकी कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है, या मैं कहता हूँ हाँ मैनेजमेंट रिलेटेड कॉस्ट, मान लीजिए पार्टनर कोई ऐसा काम कर रहा था, उसको उसके बदले क्या मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, तो वो फिफ्थ जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका अंडर वैल्यूड, स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे, अंडर वैल्यूड आपका ओपनिंग स्टॉक। अब की बार बस इसका अपोजिट करते जाइए, अंडर वैल्यूड आपका ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सिक्स्थ पॉइंट, ओवर वैल्यूड क्या है स्टूडेंट्स आपका, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या कर देना है आपको, ऐड कर देना है। फिर उसके बाद नॉन रेकरिंग क्या है स्टूडेंट्स, आपकी इनकम, तो नॉन रेकरिंग इनकम जो होगी स्टूडेंट्स उसको भी आपको क्या करना है, ऐड करना है, नॉन रेकरिंग इनकम। और एट्थ है पॉइंट स्टूडेंट्स आपका, इसके ऊपर है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर जो प्रॉफिट होगा आपको फिक्स्ड एसेट पे बेचने पे उसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट, लेस कर देना है। और फिर स्टूडेंट्स नाइन्थ, अगर आपको क्या हुआ है, कोई भी एबनॉर्मल गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन जैसे कि लॉटरी लग जाए, है ना, आपने चोरी कर ली, किसी का मर्डर करके पैसे ले आए, ड्रग्स बेच के ले आए, तो ये सारे क्या है, एबनॉर्मल गेन है, मतलब जो होने नहीं चाहिए। अगर वो हुआ है, वो पैसा भी अगर आपने इस प्रॉफिट में, ये जो झूठा प्रॉफिट इसमें ऐड कर रखा है, तो इसको क्या करना है, आपको लेस करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पॉइंट्स एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहेंगे जी आपका पॉइंट नंबर 10th लिखेंगे, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये क्या है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो मेन आपको लगभग तो समझ में आ गया है, बस मुझे लगता है कि आपको दो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, थोड़ा सा उनको डीपली बताना पड़ेगा आपको। एक तो पॉइंट नंबर 8 जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ट्रीट कर दिया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है ये, फिर डेप्रिसिएशन, फिर ये पॉइंट नंबर 1 और 2 जहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या ट्रीट किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर आएगा स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 8 जहाँ पे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है ये आपको नहीं पता, बस मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। अब थोड़ा सा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आए कि ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जिसको स्टूडेंट्स आपको ऐड करना है। वो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनको आपने क्या ट्रीट कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, इसके ऊपर लगना चाहिए था, उसको तो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था स्टूडेंट्स, उनको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस ये वो डेप्रिसिएशन की बात थी। और ये डेप्रिसिएशन कब तक का, डेप्रिसिएशन फॉर ऑल ईयर्स, जितने भी सालों तक का ये डेप्रिसिएशन रह गया है वो सब, डेप्रिसिएशन फॉर ऑल ईयर्स, यानी यहाँ पे ये अपोजिट रिलेशन है दोनों का, बस आपको ये याद रखना है। तो जो बच्चे रट्टा मारना चाहते हैं उनके लिए हाजिर है, ये रहा जी स्टूडेंट्स, इसका रट्टा लगा लेना। लगभग पॉइंट इसमें कवर हो गए हैं जो कि आपको अपने क्वेश्चन में मिलेंगे। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको दो चीज़ें समझाने वाला हूँ। क्या, एक तो ये डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक ये इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है वो समझेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए जैसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त गलती से कई बार फर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लेती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इस सिचुएशन में आप जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या जिसको हम एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए सीखिए मेरे साथ।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपने क्लास 11th में भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ा है। क्लास 11th में ये एक आपकी गलती थी, एरर था, और किस टाइप का एरर था, ये था एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आप पढ़ चुके और आप इसको भूल भी चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलो आप इसको रेक्टिफाई करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपकी पॉकेट से पैसा जाना, बाहर जाना। किस लिए जाए? ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिले। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जब आप अपना पैसा उन चीज़ों पे खर्च करो जिसका बेनिफिट आपके बिजनेस को लंबे समय तक मिलता रहे, सालों साल तक मिलता रहे। जैसे कि आप कोई लैंड खरीदे, आप कोई बिल्डिंग खरीदे, आप कोई प्लांट खरीदे, आप कोई मशीनरी खरीदते हैं, आप कोई फर्नीचर खरीदे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ क्या है? ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इन्हीं को हम एसेट्स भी कहते हैं। तो एक तरह से आपने अपने एक एसेट को क्या ट्रीट कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। इसको एक एग्जांपल से समझिए कैसे, क्या होना चाहिए था, कैसे आपको करना है, आप ध्यान से देखना। मान लीजिए कि आपने परचेज किया, परचेज ऑफ मशीन, एक मशीन खरीदी, कितने रुपए की? 2 लाख रुपए। और स्टूडेंट्स, इस अगर मशीन खरीदी है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा, और जो डेप्रिसिएशन की जो रेट स्टूडेंट्स आपने फिक्स कर रखी है वो है आपकी 5% पर एनम की दर से। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। अब स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है क्या क्या आइटम आते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में जो भी ग्रोस प्रॉफिट जितना भी आपको हुआ, आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हुआ आपका ग्रोस प्रॉफिट। कितना? मैं कहता हूँ जी ये है आपका 15 लाख। उसके बाद स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दी? सैलरी दी। सैलरी कितने रुपए की? आपने दी है 1 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके कुछ खर्चे हुए, जैसे कि आपका कैरेज आउटवर्ड्स, इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपने कितने पेमेंट की? मैं कहता हूँ 3 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको क्या करना था? इस जो मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन। कितना है? 5%। तो 5% 2 लाख का कितना हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ 10,000 रुपीज़। और इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। यहाँ आएगा जी आपका नेट प्रॉफिट। तो कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। ये है 15 लाख। यहाँ भी आएगा कितना बैलेंस? 15 लाख। तो 15 लाख में से स्टूडेंट्स जब आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 3 और 1 4, 4,10,000। यानी आपका बैलेंस आया, प्रॉफिट आया 10,90,000 रुपीज़, 10,90,000 रुपये। ये आया स्टूडेंट्स क्या? आपका नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। करना ऐसे चाहिए था, चीज़ें ऐसे होनी चाहिए थी, ये आपका प्रॉफिट आना चाहिए था। ये है आपका क्या? करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका करेक्ट प्रॉफिट। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते, लेकिन गलती से स्टूडेंट्स आपने क्या किया? इसको मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने बनाया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम सिचुएशन होगी, देखना। यहाँ पे फिर से आपका क्या है? ग्रोस प्रॉफिट बाई ग्रोस प्रॉफिट। कितना है? 15 लाख रुपए। देखिए आपने क्या गलती की। तो स्टूडेंट्स, ये साइड का टोटल कितना आएगा आपका? ऑब्वियस सी बात है 15 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ सैलरी कितने दी? चलिए जी पता लगाते हैं। टू सैलरी खर्चा आया आपका 1 लाख रुपए। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स पे आपका कितना खर्चा आया? कैरेज आउटवर्ड्स, यहाँ खर्चा आया आपका 3 लाख रुपए। मतलब फैक्ट्री से अपने शोरूम तक माल लाने में जो भी आपके खर्चे होते हैं उन्हें कैरेज आउटवर्ड्स करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, लेकिन जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने क्या मान लिया इसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? टू मशीनरी। मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं, मशीन को ही क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। कितने रुपए? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। ओहो, ये तो आपसे बहुत बड़ी क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे गलती होगी। तो अब देखिए, अब आपका प्रॉफिट कितना आया? ये 15 लाख में से लेस करेंगे 2 3 5 5 और 1 6 लाख, इसको घटा देंगे तो ये हुआ 9 लाख रुपीज़। 9 लाख रुपए स्टूडेंट्स क्या आया आपका? टू नेट प्रॉफिट। अब देखिए
यहाँ आपका प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना आया 9 लाख रुपए। आना कितना चाहिए था 10,90,000 रुपए। यानी ये क्या है आपका इनकरेक्ट प्रॉफिट है। क्या है स्टूडेंट्स आपका इनकरेक्ट प्रॉफिट। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इसकी एक सिचुएशन है। अभी जो मैंने आपको जो टेबल बनाई थी ना रट्टा मारने वाले बच्चों के लिए, अब उसको समझो। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आपका गलत प्रॉफिट है उसको लिखो, इनकरेक्ट प्रॉफिट कितने रुपए, ये है आपका 9 लाख रुपीज। उसके बाद होना कितना चाहिए था, असली में आना कितना चाहिए था, करेक्ट प्रॉफिट वो होना चाहिए था स्टूडेंट्स आपका कितने रुपए, ये है 10,90,000 रुपए, ये आपका आना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स अब इस सिचुएशन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, मैंने अभी आपको जो एक फॉर्मेट बताया था जिसमें कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना था, कुछ चीज़ों को लेस करना था। तो मैंने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब आप क्या ट्रीट कर लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको आपको ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप कितने रुपए ऐड करेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन क्या था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए, इसको करने हैं ऐड। तो ऐड करिए मशीनरी को परचेज करने पे जो आपका खर्चा आया कितना 2 लाख रुपए, तो ये बैलेंस कितना हो गया 11 लाख। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स इस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इसको क्या करेंगे आप लेस करेंगे। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना है 10,000 रुपीज़, तो ये आपको क्या करना है माइनस करना है। डेप्रिसिएशन कितने रुपए आपका आएगा जी 10,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स 9 2 11 11 लाख में से 10,000 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया आपका 10,90,000 रुपए। बस ये था स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला, जब हाँ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर दें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देंगे तब क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिट कर देना भाई, डेप्रिसिएशन को क्या कर देना वहाँ पे ऐड कर देना, और जो क्या कहते हैं मशीनरी है उसको या कोई भी आपका ऐसा एक्सपेंडिचर है उसको क्या करना है यहाँ पे लेस कर देना। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये कंसेप्ट को अभी आप मजबूत कर लीजिए। जिस बच्चे को ये क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा था उसको आज यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होती। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मेरी ये वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ वो जो मैंने आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बताया था ना क्या होता है वो देखेंगे। पहले इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब सीखते हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पता है? नहीं सर, चलो जी अब बताते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये किसे कहेंगे, और एक होता है स्टूडेंट्स आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स एक कंपनी है जिसका नाम है क्या BSNL। BSNL ये एक सरकारी कंपनी है। मैं कहता हूँ जी इस कंपनी के पास कुछ पैसा क्या है पड़ा हुआ है, बस खाली पड़ा हुआ है। कितने रुपए? मैं कहता हूँ BSNL के पास है लगभग 10,000 करोड़ रुपीस। अब ये BSNL सोच रही है कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो स्टूडेंट्स अगर BSNL इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दे, मान लीजिए कि ये इन्वेस्ट करती है एयरटेल कंपनी में। किसमें? एयरटेल में। एयरटेल के शेयर खरीद लेती है, तो इसको तो कहेंगे आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वही ऑन द अदर हैंड अगर आपकी ये कंपनी कौन है BSNL के पास कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से 10,000 रुपीज़, और 10,000 रुपये से स्टूडेंट्स BSNL किसके शेयर खरीद ले। मैं कहता हूँ जी इस बार BSNL शेयर खरीदती है। BSNL ने सोचा चलो क्यों ना पतंजलि के शेयर खरीद लेते हैं, पतंजलि। तो स्टूडेंट्स बताओ क्या फर्क लगा,
जब एक कंपनी अपने जिस ट्रेड वो जिस चीज़ का व्यापार, बीएसएनएल किस चीज़ के बिजनेस में इन्वॉल्व है, टेलीकॉम के बिजनेस में, और टेलीकॉम के बिजनेस से ही रिलेटेड किसी कंपनी में क्या करती है, अपने शेयर्स को इन्वेस्ट कर देती है, और इसको इन्वेस्ट करने के बाद स्टूडेंट्स जो भी उसको कमाई होगी, है ना, या वो जो भी इन्वेस्टमेंट जो उसने अपनी मिलती जुलती कंपनी में की है, जिससे जो भी उसके बिजनेस से एसोसिएटेड है, उसको हम कहेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वही ऑन द अदर हैंड अगर बीएसएनएल 10,000 करोड़ रुपए कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो कि उसका बिजनेस से उससे कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक, बीएसएनएल क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, दंत कांति, ये सारे प्रोडक्ट बेचती है, तो स्टूडेंट्स पतंजलि का बीएसएनएल से कोई रिलेशन नहीं है, बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी बीएसएनएल ने डिसाइड किया कि हम पतंजलि में इन्वेस्ट करेंगे, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब आप क्यों पढ़ रहे हो, अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आपको क्वेश्चन मिलता है तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, इसको लेस करना है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स कुछ बताया ही नहीं, क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तब आपको क्या मानना है, आप मानेंगे वो एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिटेल में समझेंगे। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट क्या है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था जब शुरू में आपको लगा, अब आपको ये ईजी लगने लग गया आपका। चलिए नोट डाउन कीजिए।